Hello everyone, this is Sahid. Welcome to our lecture series of physics for class 11 and class 12. हमने अभी तक फर्स्ट यूनिट में यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा है कि दो टाइप की क्वांटिटी पढ़ा है। फर्स्ट पढ़ा है फंडामेंटल क्वांटिटीज, मेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? ये होता है बेस क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं होता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि हो गया मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ये होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरा हमने पढ़ा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है? जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी के मिलने से बनता है। जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इसका यूनिट आ जाता है L/T, जो कि हो जाता है मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। और भी हो गया फोर्स, मोमेंटम, ये होते हैं डिराइव क्वांटिटीज। अब कुछ क्वांटिटीज के बारे में और थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक अगर आता है तो ये डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर एक स्ट्रेट लाइन में अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव किया है तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज एक पाथ है और यहां हमारा होम है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है मान लेते हैं। यहां से 10 किलोमीटर पे स्कूल है और यहां से 10 किलोमीटर पे रेस्टोरेंट या होटल है। ये दोनों साइड अगर घर से अगर कोई इधर चलना शुरू करेगा तो 10 किलोमीटर चलने के बाद वो कहाँ पहुंचेगा? स्कूल में। लेकिन अगर ये इधर चलना शुरू करेगा तो 10 किलोमीटर के बाद कहाँ पहुंचेगा? रेस्टोरेंट में। तो दोनों केस में जो कोई आदमी है वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स वो 10 किलोमीटर है। लेकिन अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, वो अगर 10 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाता है तो वो पहुंचता है कहाँ? स्कूल। लेकिन अगर 10 किलोमीटर वो वेस्ट की ओर जाता है तो वो पहुंचता है होटल पहुंचता है। तो डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर है, लेकिन वो अलग अलग जगह पहुंच रहा है क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर ये ईस्ट की ओर जाता है, अगर ईस्ट में हम जाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? स्कूल पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो हम होटल पहुंचेंगे। जबकि हम दोनों केस में 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट, हमारा डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर है, लेकिन हम दोनों केस में अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा केस लेते हैं, एक क्वांटिटी ले लेते हैं, मास। हमने एक बोतल ले लिया, बोतल है, इसको अगर हम इस तरीके से वेट करते हैं तो ये मास इसका mkg आएगा। सेम बोतल को अगर हम इन्वर्ट भी कर देते हैं और अगर हम इसको वेट करते हैं तब भी इसका मास mkg आएगा। तो इसमें दोनों केस में इसका मास mkg आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, बोतल का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया।
फिर भी मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट जैसी क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मास के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी अगर हम देखें, हम ले लेते हैं फोर्स। एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें अगर इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से अगर फोर्स F लगाएंगे तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से होकर के ये यहां आ जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन 1 में था, ये पोजीशन 2 में आ जाएगा। अगर इधर से फोर्स लगाएं तो ये यहां से यहां आ जाएगा। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट में अगर यहां से फोर्स लगाते हैं F मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स है। अगर यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या यहां से हिलेगा, ये यहां से नहीं हिलेगा। इसको हम घर में भी हम करके देख सकते हैं। अगर हम एक टेबल ले लेते हैं, घर में अगर एक टेबल है, उसको अगर हम इधर से धक्का देते हैं तो वो यहाँ एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करेगा। लेकिन उसी अगर टेबल पे ऊपर से आप अगर फोर्स लगाएंगे तो वो टेबल जहां का तहां रहेगा, इसमें वो टेबल मूव नहीं करेगा। या फिर टेबल में अगर किसी और डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो वो धीरे मूव करेगा। अगर टेबल को अगर इधर से खींचेंगे तो वो अलग स्पीड से, सेम फोर्स लगाएंगे तो अलग स्पीड से मूव करेगा। और अगर इधर से धक्का देंगे तो वो अलग स्पीड से मूव करेगा, या अलग फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स जो है इसमें, यहाँ पे जो फोर्स है इसमें फोर्स तो 10 न्यूटन है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और जिसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक ले लेते हैं कि टेम्परेचर। अगर हम किसी भी चीज में अगर ये वाटर अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं तो अगर हमको थर्मामीटर अगर हम डालते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे चारों साइड में सेम टेम्परेचर हमको मिलेगा। इस पॉइंट पे अगर रखेंगे तो इस पॉइंट पे चारों साइड से सेम टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर T सेम मिलेगा। हो सकता हो यहाँ, तो हमें इस पॉइंट पे चारों साइड से सेम टेम्परेचर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे दो टाइप का क्वांटिटी है। एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, और एक क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो उसको कैटेगराइज किया गया है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में। तो वैसे क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और वैसे क्वांटिटीज जिसमें उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करें तो द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ स्केलर। ऐसा क्वांटिटी जिसको सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड अगर हमको पता है, या उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम डिस्क्राइब कर सकें किसी क्वांटिटी को, तो वो होगा स्केलर क्वांटिटी। और उसके बाद है वेक्टर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों नेसेसरी है उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक्यूरेटली, तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। हम कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स देख लेते हैं।
जैसे अगर मास है तो मास 10 kg अगर सिर्फ कह देते हैं तो ये सफिशियंट है मास डिस्क्राइब करने के लिए। टेम्परेचर अगर कह देते हैं कि 100 केल्विन है, ये सफिशियंट है। प्रेशर 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी, टाइम, ये सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो दोनों ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड के बाद अलग अलग पोजीशन में एक्वायर करेगा, इसीलिए इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी या फोर्स या मोमेंटम। ये सारे हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और वेक्टर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो उस वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर का एक हेड होगा, एरो हेड, और एक टेल होगा, और बीच का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को सिग्निफाई करेगा। अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं, दोनों अगर वेलोसिटी वेक्टर है और अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो ये 25 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये इसका लेंथ करीब 2.5 गुना है, तो ये 25 मीटर होगा या 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर अगर एरो हेड बना देते हैं तो वो डिफाइन करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। उससे पहले ये देखते हैं, किसी भी स्पेस को हम एक 3D स्पेस को इस तरीके से 3 डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक्स, वाई, जेड। हम अपने इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारे आसपास अगर कोई भी अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर किसी चीज़ को बताना है तो वो हम 3 डायरेक्शन में इस तरीके से बांट के दिखा सकते हैं। ये जो लाइन है ये है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, ये है जेड डायरेक्शन। एक्स, वाई, जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक्स, वाई, जेड सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक्स वाई के साथ 90 डिग्री बनाएगा, वाई जेड के साथ 90 डिग्री बनाएगा, और जेड एक्स के साथ 90 डिग्री बनाएगा। इसको एक समझ सकते हैं कि एक रूम है, रूम का जो कॉर्नर है उसको हम यहाँ से समझ सकते हैं कि रूम का जो कॉर्नर है वो ओरिजिन है, उसका एक साइड एक्स डायरेक्शन को बता रहा है, ऊपर का साइड वाई डायरेक्शन को बता रहा है, और दूसरा साइड जेड डायरेक्शन को बता रहा है। अब अगर रूम में अगर कहीं पे भी कुछ रखा हुआ है, कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी भी पोजीशन पे, यहाँ रखा हो या यहाँ रखा हो, उसको अगर ओरिजिन से इस तरीके से मिला दिया जाए तो ये तीनों ऑब्जेक्ट का पोजीशन को एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग, वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग क्या है, जेड कोऑर्डिनेट के अलोंग क्या है, इसमें रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स मैग्नीट्यूड है प्लस वाई प्लस जेड के, ये आई जेड आई जे के जो है ये है यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन
रिस्पेक्टिवली। ये भी याद रखते हैं कि ये है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को जैसे ही उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड में वो डायरेक्शन दे देगा। उसी तरीके से यहां पे अगर ये 1 था, 2 था, 3 था, तो इसका x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, इसका y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, इसका z कोऑर्डिनेट कुछ होगा। उसको यहां अगर रख देते हैं x y z, अगर एक फॉर एग्जांपल 1 जो था उसमें 3i प्लस 4j प्लस 5k, तो ये एक पोजीशन को सिग्निफाई कर रहा है कि 3i 4j 5k किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। तो इस तरीके से हम वेक्टर को लिख सकते हैं x y और z कोऑर्डिनेट में। किसी भी वेक्टर को x y z कोऑर्डिनेट में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये तो हो गया वेक्टर, इस तरीके से लिख दिया कि ये मान लीजिए ये एक वेक्टर a है। अब ये लेंथ कितना है, ये जो वेक्टर है इसका लेंथ कितना है, लेंथ को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। वेक्टर का जो लेंथ होगा वो उसका होगा मैग्नीट्यूड, और उसको डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायरेक्शन एक्चुअल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ किसी वेक्टर को अगर निकालना है तो वो होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो अगर इस एग्जांपल के लिए अगर इसको अप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अगर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होगा। पहला पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर शुड बी 1। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर शुड बी 1। अगर यूनिट के बराबर है, यूनिट 1 मतलब यूनिट, अगर किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए दे रखा है 2i प्लस 3j। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर के लिए कैप लगा देंगे, यूनिट वेक्टर के लिए कैप लगाएंगे। तो यूनिट वेक्टर का ए क्या होगा, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर, किसी का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। और यूनिट वेक्टर दूसरा चीज क्या बताएगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और वो उस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो अगर ए कैप, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए क्या है 2i प्लस 3j अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2i प्लस 3j अपॉन अंडर रूट 13। तो 2 अपॉन रूट 13i प्लस 3 अपॉन रूट 13j, ये हो जाएगा ए कैप। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल्स टू 1 है। देखते हैं
ए कैप का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या होगा मैग्नीट्यूड 2/√13 का होल स्क्वायर प्लस 3/√13 का होल स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 4/13 प्लस 9/13, 13/13 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 1। तो हम देखते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का ये 1 है और ये इसका डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर से क्या हेल्प मिल रहा है हमको कि यूनिट वेक्टर अगर किसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है वेक्टर ए, किसी वेक्टर को लिखना है वेक्टर ए, तो उसका मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर को हम लिख सकते हैं। और इस तरीके से वेक्टर लिखा जाता है कि उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर, उसके मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो ए वेक्टर आया, ये ए कैप आया, ये है यूनिट वेक्टर फॉर दिस वेक्टर। लेकिन आई जे और जो के है वो ग्लोबल आई जे के जो है ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो हमारा ग्लोबल कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, इसमें एक्स के डायरेक्शन को हम बता सकते हैं आई से, वाई के डायरेक्शन को बताते हैं जे से और के डायरेक्शन को बताते हैं के कैप से। इसमें सिर्फ एक्स को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई यूज होगा, वाई के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जे होगा, जेड को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए के होगा। और आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा, के का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन एक्स, इसका डायरेक्शन वाई, इसका डायरेक्शन जेड होगा। अब एक चीज देखते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को हम इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, किसी वेक्टर को हमने रैंडमली एक तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस रैंडम ओरिएंटेशन में कोई भी कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो उसको नॉन कोऑर्डिनेट एक्सिस में, उस रैंडम ओरिएंटेड वेक्टर को नॉन कोऑर्डिनेट एक्सिस में कन्वर्ट करके हम अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे, उस वेक्टर को हम रिजॉल्व करके कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से किया जा सकता है, ये एक वेक्टर है जो कि रैंडमली ओरिएंटेड है। अगर हम उसको 2D में देखें तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसको नाम दे दिया ओ ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। इसमें अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, ओ बी, और हाइपोटेनस ओ ए। तो हम लिख सकते हैं इसमें ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए कॉस थीटा। अब क्या हुआ, हमको ओ बी मिल गया। ओ बी क्या होगा, ओ ए का कॉस थीटा ले लेंगे, ओ बी हो जाएगा। सिमिलरली ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए साइन थीटा हो जाएगा।
तो हमारा जो वेक्टर ओए था जो कि किसी रेंडमली ओरिएंटेड कोऑर्डिनेट एक्सिस में था, जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस रेंडमली ओरिएंटेड था, उसको हम नॉन कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई का जो नॉन कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें हमने उसको रिजॉल्व कर लिया। अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें हम आराम से आसानी से कैलकुलेशन में हेल्प होगा, जो कि पहले मुश्किल होता। तो उसको किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं? अगर थीटा के अबाउट इस वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन अगर थीटा के साइड में लेना है, जैसे कि ओए को अगर थीटा के साइड में इसका प्रोजेक्शन लेना है, अगर यहां पे प्रोजेक्शन लेना है तो ये क्या होगा? ओए कॉस थीटा। और अगर थीटा के सामने वाले साइड पे अगर इसका प्रोजेक्शन लेना है तो ये होगा ओए साइन थीटा। ये हम ट्रिग्नोमेट्री से देख सकते हैं। तो इस तरीके से वेक्टर को हमने, ओए एक वेक्टर था, जनरल वेक्टर था, उसको हमने रिजॉल्व कर दिया एक्स और वाई में। एक्स वाई में रिजॉल्व हो गया। अब हम उसको लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी आई प्लस ए बी जे। ओ ए जो वेक्टर था उसको हम अब ओ बी आई प्लस ए बी जे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में हमने क्या कौन सा वेक्टर में तोड़ा? ओ बी में। एक्स के डायरेक्शन में ओ बी है और वाई के डायरेक्शन में ए बी है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन एक्स का। ये हो गया मैग्नीट्यूड इन वाई, ये हो गया डायरेक्शन वाई का। तो ओए को हमने एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लिया। इस तरीके से हम एक्स और वाई को रिजॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर मल्टीपल वेक्टर्स हैं एक साथ, अगर मल्टीपल वेक्टर्स हैं जो कि एडिटिव हैं नेचर में, अगर एक जुड़ने वाले नेचर में हैं, तो उस वेक्टर को किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो पहला उसका तरीका है ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ये क्या बताता है कि अगर कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है, उसको वेक्टर वी के साथ अगर ऐड करना है तो एक का हेड दूसरे के टेल को टच करेगा। इस तरीके से वेक्टर वी के साथ ऐड होगा और ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी। कोई वेक्टर ए है, वेक्टर वी के साथ अगर ऐड होगा तो दोनों का हेड, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर का टेल टच होगा और फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देंगे। तो ये जो वेक्टर आएगा वो होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। और दूसरा तरीका है अगर दो वेक्टर एक जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं इस तरीके से, और इन दोनों को ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, बी को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे और ए को शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल ये बनाए, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे और बीच से डायगोनल को पास करेंगे। ये जो डायगोनल होगा वो होगा वेक्टर ए और बी का एडिशन।
इसमें इसमें दोनों वेक्टर के टेल टेल यहाँ पे होंगे, हेड यहाँ पे होगा, हेड यहाँ पे होगा। अगर इस तरीके से वेक्टर को ऐड करना है तो हम पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करेंगे। और अगर पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल को टच कर रहा है और अगर उसको ऐड करना है तो हम ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।